हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज के सेशन में देखो बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ की मैंने आपको ना 3 ऑडियोज़ पहले ही प्रोवाइड कर दी हैं। आज मैं आपके सामने हूँ 4th ऑडियो के साथ में। इसमें हम सबसे पहले, आप इमेज देखकर ही पता कर लिए होंगे कि हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरैक्शन के बारे में। तो बेटा जी, एंटीजन एंटीबॉडी, देखो एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं जब एक बारी इंटरेक्शन हो गया होता है, ठीक है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में देखो बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती है, जो मैंने आपको 3rd ऑडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। उस टाइम पर जो है आईजीएम और आईजीजी दोनों बनते हैं, बट आईजीएम जो है वो थोड़े से ज़्यादा बनता है, ठीक है। और दोनों ही ऑलमोस्ट लो अमाउंट में बनते हैं, बट लो अमाउंट में भी आईजीएम का अमाउंट आईजीजी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जब पहली बार इन्फेक्शन होती है, मतलब पहला इनकाउंटर होता है, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज बनते हैं, और उन कम में से भी आईजीएम और मोर देन आईजीजी। एंड इसका पूरा प्रोसेसिंग मैंने आपको 3rd ऑडियो में बताया था कि पहली बार ये एंटीबॉडी आते कहाँ से, बेसिकली बनते हैं। तो वो देखो 3rd वाला सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया था सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। इसमें एंटीबॉडीज हाई इंटेंसिटी में बनते हैं। देखो बेटा, एंटीबॉडीज जो है वो कुछ टाइम के बाद में खत्म हो जाते हैं, बट व्हाट रिमेन्स इज द मेमोरी सेल। रहते कौन है? मेमोरी सेल्स, ठीक है। तो सेकेंड इनकाउंटर में आईजीजी आईजीएम से ज्यादा बनते हैं एंड मेमोरी सेल बेस्ड होते हैं। मींस इस बार ही मेमोरी सेल्स ने बनाया, जो पहली बार में मेमोरी सेल्स बने थे, दूसरी बार ये वही मेमोरी सेल्स। तो बेसिकली उन मेमोरी सेल्स को काम करने की आदत लग गई, इसलिए सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स करवाया। एंड पहले इम्यून रिस्पॉन्स के करते कोई खास इम्यूनिटी नहीं आती है। जब तक सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हो जाता, तब अच्छी वाली इम्यूनिटी आती है। लाइक वैक्सीनेशन पहले से ज्यादा कुछ नहीं होता, सेकेंड डोज से बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो हाई इंटेंसिटी वाला रिस्पॉन्स नहीं होता है। अब आप इस इमेज पे आ जाइए। इसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एंटीबॉडी बनाई क्यों हमने। एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को जाके पकड़ती है, उसके साथ में वो जाकर इंटरैक्ट करती है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज आप देख पा रही हैं, वन क्या है बेटा? एंटीबॉडीज है। वन क्या है? एंटीबॉडीज है। एंड एंटीबॉडीज के जो, देखो ये क्या लग रहे हैं, पैरों के जैसे लग रहे, इनके जो पिंक पिंक कलर से बनाया हुआ, ये पैरों की तरह नहीं लग रहा आपको? पैर होते हैं जैसे दो दो, है ना। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स पैराटॉप्स। हम इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? हम इसे बोलते हैं पैराटॉप्स। और ये जो येलो सा है, दैट इज एक पैथोजन है। उसके ऊपर ये जो 4 नंबर से डिनोट किया हुआ है, अ डिफरेंट एंटीबॉडी विल बी मेड फॉर दिस एंटीजन। ऑफ कोर्स मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रोसेस बताया था। और ये आपका है एंटीजन के ऊपर, जो बेसिकली पैथोजन के ऊपर जो एंटीजन लगे होते हैं उसके साथ में जाकर इंटरैक्ट करेगा। अभी हमारी बात चल रही है बेटा एंटीजन के बारे में। एंटीजन जो है ये एक फॉरेन पार्टिकल होता है, हमारी बॉडी का नहीं होता है, हमारी बॉडी के बाहर से आता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 10,000 डाल्टन से अगर ज्यादा है तभी हम उसे एंटीजन मानते हैं, ठीक है। ओके, ये जो है जब एंटीबॉडी बनती है तो ऑटोमेटिकली इसके साथ में बाइंड कर जाता है ये, ठीक है। एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ में बाइंड कर जाता है एंड देन इट इंड्यूसेस द एंटीबॉडी फॉर्मेशन। मैम इसका क्या मतलब हुआ? बेटा देखो, एंटीबॉडीज जो हैं वो कुछ सरफेस पे लगी होती हैं। पहले तो जब पहला रिस्पॉन्स भी होता है तो पहले कुछ एंटीबॉडीज जो है वो सरफेस पर अराइज करती हैं, ठीक है। जब वो सरफेस पर अराइज कर जाती हैं तब क्या होता है, वो जो बी लिम्फोसाइट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज फर्स्ट इज रिस्पॉन्स की बात कर रही हूँ, प्लाज्मा सेल, एंड वन इज द मेमोरी सेल इफ इट इज अ फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। तो
अब क्या होगा, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं, मेमोरी सेल साइड पे शांत होकर बैठ जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू द सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, उस टाइम पे हमें इतनी लंबी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस लंबी प्रोसेसिंग से पहले ही मेमोरी सेल्स जो हैं उसे पहचान लेंगे, उसके साथ में इंटरेक्ट करेंगे। अब उनके ऊपर जो है उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, वो एंटीजन जाके उस एंटीबॉडी से बाइंड करता है एंड फिर उसमें से बहुत सारी एंटीबॉडीज जो हैं सेम तरह की बनने स्टार्ट हो जाती हैं, जो उस एंटीजन को मार देती हैं। इट्स लाइक अ की एंड लॉक वाला सिस्टम है। तो वो एंटीजन एंटीबॉडी पहली बार में बनती है और दूसरी बार में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो इसलिए पहली बार ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों? तब हमारी बॉडी हैरान परेशान होती है, बॉडी के पास में एंटीबॉडी पहले प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स तक क्या होता है, एंटीबॉडीज आ चुके होते हैं, अब वो जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स एंटीबॉडी बना सकता है। जब पहली बार रिस्पॉन्स हुआ था उस टाइम पर क्या हुआ था स्टूडेंट्स, जब पहली बार ये सब सिस्टम हुआ था तब क्या हुआ था, पहले बहुत लंबी प्रोसेसिंग चली थी। वो प्रोसेसिंग मैंने आपको थर्ड ऑडियो में समझाई है, अगर आपको समझ में आए तो ठीक, ना आए तो आप उसे छोड़ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट। ठीक है, हाँ जी। अब आइए हम सीखते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। इसको आप ध्यान से देखिए बेटा, ये जो ऊपर वाले रीजन्स हैं जहाँ पर ये ग्रीन कलर का एंटीजन बाइंड किया हुआ है, यहाँ पर जहाँ पे बाइंड कर रहा है वो वेरिएबल रीजन्स हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले जो हैं जहाँ पे वी 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 लिखा हुआ है ना, ये वेरिएबल रीजन्स हैं। एंड एंटीबॉडी के जहाँ पे बाइंड करता है एंटीजन, हम उसे बोलते हैं पैराटॉप, और एंटीजन वाले को क्या बोलते हैं, एपिटॉप। मतलब एंटीजन मतलब कौन सा पार्ट एंटीजन का यहाँ पे बाइंड करता है। ठीक है, अब ऊपर वाला देखो, ये फर्स्ट, ये जो पिंक वाला और ये ब्लू ऊपर है, जहाँ पे पिंक और ब्लू इकट्ठे प्रेजेंट है, उस पार्ट को हम बोलते हैं हैवी चेन। क्या बोलते हैं? हैवी चेन। हैवी चेन कौन सी वाली हैवी चेन है हमारी? ये ब्लू वाली हैवी चेन है। कौन सी वाली हैवी चेन है? ब्लू वाली हैवी चेन है, क्योंकि ये लंबी भी है तो ऑब्वियस है यही जो है हैवी चेन होगी। और ये पिंक वाली क्या है बेटा? ये पिंक वाली है हमारी लाइट चेन। क्या है ये? हमारी लाइट चेन। अच्छा, अब मेरी बात सुनो बेटा, हैवी और लाइट के बीच में हमारे पास में 2 सल्फाइड के बोन्स होते हैं एंड और बिटवीन, और 2 हैवी चेन्स के बीच में 2 हमारे पास में सल्फाइड बोन्स होते हैं। अब कुछ सल्फाइड बोन्स जो हैं वो सेम ही चेन में प्रेजेंट होते हैं, आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिखा रखा है, आप उसे देख सकते हैं। बट अभी ये समझिए कि 2 हैवी चेन में होते, मतलब 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड हैवी चेन के बीच में होते हैं, ये ब्लू के बीच में होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं, इन्होंने दिखाए भी हुए हैं, बट इन्होंने बाकी के 14 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नहीं दिखाए हुए हैं। मैम 2 की तो बात होगी, बाकी 14 का क्या? बेटा 2 की बात होगी, और 2 की बात करूँ तो बेटा 2 होते हैं हैवी और लाइट के बीच में। ठीक है, तो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड हमें मिलते हैं हैवी चेन्स के बीच में, और 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड हमें मिलते हैं हैवी और लाइट चेन के बीच में। एंड बाकी के 14 पता कैसे प्रेजेंट होते हैं? जैसे ये पिंक वाला है ना, तो पिंक वाला यहाँ से आया, यहीं पर ही खत्म हो गया। पिंक वाला पिंक पे आया, पिंक पे ही खत्म हो गया। पिंक वाला पिंक से स्टार्ट हुआ, पिंक पे खत्म हो गया। ब्लू वाला ब्लू से स्टार्ट हुआ। ऐसे 2 चेन्स के बीच में नहीं होता, एक ही चेन आपस में करता जा रहा है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? जैसे कि यहाँ पर ये ब्लू, एक ये जहाँ पे Cl लिखा है ना पिंक वाला, उसे आप मान लीजिए, ऐसे मानिए कि इसके सराउंडिंग में यहाँ से डाइसल्फाइड बनना स्टार्ट हुआ और यहीं पर ही आकर ख़त्म हो गया। आप एनसीईआरटी भी इसके लिए चेक कर सकते हैं। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे एंटीजन बाइंड करना होता है, वो तो हर एंटीबॉडी का अलग अलग होता है, बिकॉज हर एंटीजन का आकार अलग अलग है। तो हर एंटीबॉडी का ये वाला जो पोर्शन है वेरिएबल होता है, क्योंकि यहीं पर आके एंटीजन ने जुड़ना है। बट बाकी का जो एंटीबॉडी का रीजन होता है ना बेटा, वो कांस्टेंट ही होता है, सारी एंटीबॉडीज का एक ही जैसा होता है। फिर चाहे वो IgG हो, IgA हो, IgM हो, IgD हो, IgE हो, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ IgG हो। IgG भी एक प्रकार की थोड़ी होती है, IgM एक प्रकार की थोड़ी होती है, ढेरों प्रकारों की होती है। सबका नीचे वाला पोर्शन सेम होता है, सिर्फ ऊपर से वेरिएबल होते हैं जहाँ पर आके एंटीजन ने बाइंड करना होता है। ठीक है जी, ओके जी। तो देखो ये क्या है बेटा, इसमें 2 हैवी चेन्स हैं, 2 लाइट चेन्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम बात करते हैं
5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, चलो पहले ये सीखो। 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और अब आप ये देखिए बेटा, ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये बेसिकली प्रोटीन ही होती है। एंटीबॉडीज़ आर बेसिकली प्रोटीन्स। इसमें क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं इकट्ठे। अमाइनो एसिड की चेन होती है, तभी तो हम उसे प्रोटीन बोलते हैं। अमाइनो एसिड की चेन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटीन बोल देते हैं। तो ये क्या है, अमाइनो एसिड की चेन है, तो क्या है, प्रोटीन है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ऊपर वाला जो है ना उसे हम बोलते हैं एन टर्मिनस, टॉप टॉप वाला, और नीचे वाला होता है सी टर्मिनस। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला रीजन होता है वहां पर अमाइनो एसिड की चेन का एन टर्मिनल होता है, दैट इज NH2 लगा होता है। एंड नीचे वाले को सी टर्मिनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर अमाइनो एसिड की चेन का सी टर्मिनल होता है। नेक्स्ट इमेज देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से अमाइनो एसिड की बहुत सारी अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ी होती है, एंड ये अमाइनो एसिड की हमारे पास में चेन बन जाती है और हम इसे प्रोटीन बोलते हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं एन लगा हुआ है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं सी लगा हुआ है। तो ये जो है एंटीबॉडीज में भी इसी तरह से अमाइनो एसिड्स की चेन बन बन के जुड़ जुड़ के क्या बन जाते हैं, 4 चेन्स बनती है, जिसमें से 2 हैवी होती हैं, 2 लाइट होती हैं। तो ऊपर वाली साइड पे हमारा ये एन वाला टर्मिनस होता है और नीचे वाली साइड पे हमारा ये सी वाला टर्मिनस होता है। अभी हम एक एक करके हर एक एंटीबॉडी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। हर एक एंटीबॉडी के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा IgG के बारे में, ठीक है। IgG के बारे में क्या सीक्वेंस रहेगा हमारा, GAMDE, इस तरह से याद करने की कोशिश करो, GAMDE, ठीक है। ऐसे क्यों याद करवा रही हूँ मैं आपको भी बताती हूँ इसका कारण। तो IgG, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो IgG का ही है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही एंटीबॉडी है, तो इट इज अ मोनोवेलेंट स्ट्रक्चर। तो डेफिनेटली ये सबसे छोटी भी है ऑफ कोर्स। इसमें सिर्फ 2 ही पैराटॉप्स है, दिख रहा है ऑफ कोर्स, बहुत छोटी है। तो प्लेसेंटा जब बनता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें से भी ये पास कर जाती है ना, लाइक इफ देयर इज मदर, है ना, इफ अ वुमेन इज प्रेग्नेंट, तो उसके बच्चे के अंदर भी जो कि प्लेसेंटा में पल रहा है, वहाँ पर भी एंटीबॉडीज जो हैं IgG वाली चली जाती हैं। और ये IgG वाली जो है बेटा सेकेंड बनती तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में भी है, बट ज्यादा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में बनती है, ठीक है। बताया था ना, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में IgG IgM से ज्यादा होती है, ठीक है। कहाँ पर पड़ी रहती हैं, बन गई, अब कहाँ रहेंगी ये, इनका कोई घर है हमारे शरीर के अंदर, नहीं, ये ब्लड प्लाज्मा में खुलेआम घूम रही होती है, ठीक है। ओके जी, अब उसके बाद में हमें ये बात समझनी है, IgG के बाद में लेट्स कम ऑन टू IgA। अच्छा, IgG सबसे छोट, अब देखो ये बायोलॉजी का इतिहास रहा है, सबसे छोटी चीज सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलती है। तो IgG सबसे छोटी है तो सबसे ज्यादा अमाउंट में ही मिलेगी। IgA जो है वो 80% थी। आपको अमाउंट से याद करने की ऐसी जरूरत नहीं, बट जस्ट फॉर एन आइडिया। तो ये जो मैंने आपको GAMDE सीक्वेंस बताया ना, ये मैंने आपको इनकी डिक्रीजिंग क्वांटिटी में सीक्वेंस बताया। लाइक IgG इज 80%, IgA इज 10 to 15%। अब यहाँ पे आप IgA देख पा रहे हैं, ये हमारा है बेटा बाइवेलेंट स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर, मीन्स इसमें 2 एंटीबॉडी हैं, 4 पैराटॉप्स हैं। अब इसमें ना बेटा सिक्रीटरी पेप्टाइड्स होते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने दिखा रखे हैं, जहाँ से सिक्रीशन हो सकती है, मतलब कि ये बेसिकली सिक्रेटरी पेप्टाइड्स होते हैं, तो इनमें से सिक्रेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। तो ये इसलिए बॉडी की सिक्रेशंस में ही मिलते हैं, मतलब बेसिकली सिक्रेटरी पेप्टाइड्स हैं, मीन्स ये सिक्रेशंस के बीच में रह सकते हैं। तो ये म्यूकस, मिल्क ऑफ मदर, सलाइवा, हर जगह पर मिलते हैं, ठीक है। सिक्रेटरी पेप्टाइड्स जो हैं बेटा वो किस काम के हैं, इसका एक बार रोल आप अच्छे समझ लीजिए। सिक्रेटरी पेप्टाइड्स जो हैं वो एंटीबॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं थ्रू बाइलिपिड मेम्ब्रेन। देखो सिक्रेशंस जो है वो किसी सेल से हो रही होंगी, सिक्रेशन जो है किसी सेल से हो रही होंगी, और सेल के अराउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लिपिड बाइलेयर। एंटीबॉडीज जो हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं,
प्रोटीन की हैं, हाइड्रोफोबिक होती है, लिपिड की तो है नहीं तो हाइड्रोफोबिक है। तो इनमें सिक्रीटरी पेप्टाइड्स होते हैं जो इनको सिक्रेशन के साथ में सेल से बाहर जाने में हेल्प करते हैं। एक बारी और सुनिए, हमारे पास में सेल है, उस सेल में फॉर एग्जांपल मिल्क जो है प्रोलैक्टिन के इन्फ्लुएंस के अंदर, एल्वुलाई के अंदर, मैमरी ग्लैंड्स के अंदर जो भी मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं एल्वुलाई, वहाँ पर हमारा एल्वुलाई के अंदर मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं और वो सेल्स जो है मिल्क बनाते हैं और मिल्क वहाँ से रिलीज होता है। अब उस मिल्क के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं, कौन से, आईजी, ताकि वो भी लिपिड बाय मेम्ब्रेन के थ्रू, बायलेयर के थ्रू आराम से बाहर आ सके। उसके लिए इनमें सिक्रेटरी पेप्टाइड्स होते हैं जो एंटीबॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती है थ्रू दैट बायलिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आईजीजी के बारे में भी बात हो गई, आईजीए के बारे में भी बात हो गई। आईजीएम की बात करें तो इसकी अमाउंट आईजीए से भी कम है। आईजीए की कितनी थी, 10 to 15%। आईजीएम की कितनी है, 5 to 10%, 10 to 15% एंड 5 to 10%। अब देखो आईजीएम, पता है इसको मैं कैसे याद रखती हूँ, आई एम, मैं तो भाई सब कुछ हूँ, है ना, एम सब कुछ, यू नो, सेल्फ सेंटर्ड, जो कि थोड़ी गलत बात होती है। इसलिए इसके पास में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एंटीबॉडीज आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि 5 इसमें पेंटावेलेंट है, 5 एंटीबॉडीज होती हैं, उसको इकट्ठे को हम बोलते हैं आईजीएम। पैराटॉप्स 10 हैं, सबसे बड़ी है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में सिक्रेट होती है, पुरानी बातें हैं। कहाँ पर मिलती है आपको ये, वही ब्लड के अंदर ही तरती हुई आपको मिलेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं आईजीडी के बारे में, जिसका अमाउंट आईजीएम से भी कम होता है, ओनली 1%। ये भी आईजीजी की तरह मोनोवेलेंट होती हैं, आईजीई भी मोनोवेलेंट होती हैं। आईजीई का अमाउंट 1% से भी कम होता है। आईजीडी जो होती है ये बी लिम्फोसाइट के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज मैंने आपको बताया था ना मेमोरी सेल के ऊपर होती हैं, वो तो या तो आईजीएम होती हैं या आईजीडी होती हैं, बट जो सिक्रेट होती हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में वो आईजीजी होती हैं। आईजीएम जो है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में बनती हैं, आईजी भी बनती है बट आईजीएम ज़्यादा बनती है। तो आईजीएम जो है वो बी लिम्फोसाइट के सरफेस के ऊपर पे आके बैठ जाती है, फिर अगर दोबारा से कोई एंटीजन आए तो वो उसे कैच करे एंड एंटीबॉडी का सिक्रेशन करवा दे सेल के थ्रू। अब सेकेंड रिस्पॉन्स में सेल जो है, थर्ड फोर्थ हर रिस्पॉन्स में अब जो सेल है वो आईजीजी ज़्यादा बनाएगा आईजीएम के कंपैरिजन में। ठीक है, आईजीडी भी आईजीएम के साथ में सरफेस के ऊपर मिलती है। ठीक है, और आईजीई वाली जो एंटीबॉडी है उसका क्या काम होता है बेटा, बेसिकली ना एक बात बताऊँ मैं आपको, आईजीडी वाली एंटीबॉडी का ना कुछ काम हमें खास अभी पता नहीं है ना, इसका क्लियर नहीं है अभी, बट इतना पता है कि बी लिम्फोसाइट के सरफेस के ऊपर पाई जाती है। और आईजीई जो है एलर्जी के दौरान रिलीज होती है। जब मैं आपको एलर्जी वाला टॉपिक समझाऊंगी तब आपको आईजीई भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आंखें बंद करो और मेरे साथ में थोड़ा याद करने की कोशिश करो। आईजीजी सबसे ज़्यादा 80% है, मेरी भी आइज क्लोज है, आप भी अपनी आइज क्लोज करिए। मोनोवेलेंट है, नंबर ऑफ पैराटॉप्स 2 है, सबसे छोटी है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, प्लेसेंटा को क्लोज कर लेती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पे बनती है। आईजीए जो है वो क्या है, 10 to 15% है, बाइवेलेंट है, सिक्रेटरी पेप्टाइड्स हैं, सिक्रेशंस में मिलती है जैसे कि मिल्क ऑफ मदर, म्यूकस एंड सलाइवा। फिर आती है आईजीएम जो कि पेंटावेलेंट है, 10 पैराटॉप्स है, सबसे बड़ी है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में बनती है, ब्लड में मिलती है, साथ में सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट पे भी मिलती है। आईजीडी तो सिर्फ 1% ही है, उसमें वो सिर्फ मोनोवेलेंट है, 2 पैराटॉप हैं, बी लिम्फोसाइट के सरफेस के ऊपर मिलती है। आईजीई भी जो है मोनोवेलेंट है, 2 पैराटॉप्स हैं, बट वो एलर्जी के टाइम पर रिलीज होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, मैंने बेसिकली आपको बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पिछले क्लास में सारा बता दिया था, बट थोड़ा सा और बताएंगे। फिर उसके बाद में एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी पे चलेंगे, फिर हम लोग ऑटो इम्यूनिटी पे चलेंगे, फिर टाइप ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन पे चलेंगे, है ना, एलर्जी पे चलेंगे, फिर हमारा दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यस, पेशेंस रखो, ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। Thank you so much. Have a good day. And if you're gonna sleep, then have a good night. Bye bye.